Hello, dear students and respected viewer, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा का जो श्रृंखला है उसमें अंतिम कड़ी को देखेंगे। इसमें हम लोग सल्तनत काल में जो शासन व्यवस्था के सिद्धांत थे और जो शासन व्यवस्था का स्वरूप था उसी पे चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में तुर्क साम्राज्य के स्थापना के साथ ही एक नवीन वर्ग इस्लाम का भारत में आगमन होता है और यह वर्ग, इस वर्ग की एक अपनी नीति, परंपरा इत्यादि को हम देखते हैं। इस्लाम में एक राज्य, इस्लामिक राज्य की कल्पना थी। फिर एक ग्रंथ कुरान का पालन किया जाता था पूरे इस्लाम में, जिसमें कुरान और हदीस के आधार पे जो उलेमा वर्ग ने शरीयत के रूप में एक कानून का निर्माण किया था, जो कि किसी भी देश के परिस्थितियां और समस्याओं का समाधान इसमें मिल जाता था। तो और फिर एक जाति मुसलमान की कल्पना थी। तो इसी आधार पे हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो तुर्क अफगान शासक हुए, दिल्ली सल्तनत को इस्लामिक राज्य घोषित करते हैं और जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, एक धर्म ग्रंथ, उस पर आधारित प्रशासनिक प्रणाली का विकास करते हैं। ये जो भी इस्लाम के जो सिद्धांत थे ये सैद्धांतिक रूप में थे। हम देखते हैं कि मोहम्मद साहब के जो पूरे विश्व के मालिक या बादशाह माने जाते थे और उनके आदेश और शिक्षाएं जो हैं सभी कालों और सभी देशों के लिए, सभी देशों के लिए उचित निर्देश देते हैं, जिसका संकलन हम कुरान में पाते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ है इस्लाम का। और इसी की व्याख्या जो उलेमाओं ने किया कुरान और हदीस के आधार पे, उसी वह शरीयत का रूप था और वो शरीयत का कानून ही पूरे साम्राज्य में लागू होता था। इस रूप में हम एक ग्रंथ का शासन देखते हैं। फिर एक संप्रभु यानी कि एक सम्राट की कल्पना हम इसमें देखते हैं कि जो खलीफा है, मोहम्मद साहब, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद साहब हुए, उसके बाद से उनका जो साम्राज्य था उस पर खलीफाओं का शासन हम देखते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। फिर हम देखते हैं कि 1253 ईस्वी में जब चंगेज़ खां का पोता हलाकू ने बगदाद के खलीफा की हत्या कर दी, तो हम विभिन्न खलीफाओं का उदय इसमें देखते हैं। स्पेन में हम अगर देखते हैं तो उमैयद वंश, और मिस्र में फातिमी वंश, और बगदाद में अब्बासी वंश। इस रूप में हम देखते हैं कि एक संप्रभु की कल्पना थी, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं खंडित होती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि खलीफा भी कई हो गए और जो खलीफा के जो प्रतिनिधि शासक थे वह भी विश्व के कई क्षेत्रों में फैल गए। उसी में से अगर हम देखें तो खलीफा के जो प्रतिनिधि थे वो तीन तरह के थे। एक तो सीमित अधिकार वाले, दूसरे असीमित अधिकार वाले, और तीसरे जो स्वयं के उद्यमिता से एक कहीं ना कहीं सल्तनत की स्थापना करते हैं, अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं। इसी तीसरी श्रेणी में भारत का सल्तनत आता है। फिर देखिए, एक राष्ट्र यानी मिल्लत यानी मुस्लिम भाईचारे की संकल्पना थी इस्लामिक राजनीतिक सिद्धांत परंपरा में, तो वो भी सिद्धांततः भारत में लागू थी। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि राजनीतिक संघर्ष बहुत ही सामान्य तत्व था दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, जिसकी हम चर्चा संस्था पे देखते हैं। इस तरह अगर हम ये कहें कि इस्लाम जो भारत का दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक स्वरूप था वह इस धर्म प्रधान राज्य के रूप में था, तो इसे हम पूर्ण रूप से धार्मिक राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना को कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इन्होंने सैद्धांतिक रूप से इस्लाम को स्वीकारा, लेकिन व्यवहारिक रूप में इस्लाम को लागू नहीं किया जा सकता। स्वयं इल्तुतमिश जो अपने एक वजीर मोहम्मद जुनैदी से वार्ता करता है तो कहता है कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित कर दिया, यानी काफिले को देश को इस्लाम के देश में परिवर्तित कर दिया है। तो वो कहता है कि भारत में जो मुस्लिम हैं समुद्र में बुध के समान है, तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ लागू करना संभव नहीं है। इसके कारण वह अपना यह जो उद्देश्य था त्याग देता है।
फिर हम देखते हैं कि जो एक संप्रभु राष्ट्र की संकल्पना थी इस्लाम में, उसमें खलीफा ही प्रधान हुआ करता था। लेकिन भारत में के जो सुल्तान हुए, खलीफा की जो सांकेतिक सत्ता तो स्वीकार की, लेकिन उसे कर इत्यादि नहीं भेजे और अपने राज्य में अपनी एक निरंकुश सत्ता बना के रहे और फिर साम्राज्य का विस्तार करते रहे। इसी क्रम में हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्ला से स्वीकृति प्रदान किया था सम्राट के पद के लिए, और नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की, यानी कि खलीफा का नायब। उसी तरह हम देखते हैं कि यामीन उल खिलाफत की उपाधि, यानी कि खलीफा के दाहिने हाथ की उपाधि अलाउद्दीन ग्रहण करता है। उसी तरह हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह भी अल मुस्तकीफी जो बगदाद के खलीफा थे उनसे अपनी स्वीकृति प्राप्त करता है। हालांकि वो भी प्रारंभ में खलीफा की सत्ता को इस आधार पर स्वीकार किया कि उलेमाओं के जो विद्रोह हैं उसको शांत किया जाए। वह धर्म और राजनीति को दोनों को अलग अलग करके देखता था। इससे ठीक बलबन और अलाउद्दीन भी धर्म और राजनीति को अलग अलग करके ही देखे। इसी क्रम में हम देखते हैं कि एक जो अलाउद्दीन खिलजी काल का ही शासक है मुबारक खिलजी, इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, खलीफा ए कबूल, अमीर उल मोमिनीन इत्यादि की उपाधि ग्रहण किया। तो इस तरह खलीफा की सांकेतिक सत्ता स्वीकार किए और व्यवहारिक रूप में जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे निरंकुश थे। दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप था वह व्यवहारिक रूप में विकेंद्रित राजस्व व्यवस्था का स्वरूप था, क्योंकि इस प्रारंभ में इक्ताओं को बांट के और इक्तेदारों की नियुक्ति करके सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था और सत्ता को एक तरह से व्यवस्थित करने का, प्रांतीय जो प्रशासन है उसकी संरचना को निर्मित करने का भी प्रयास किया गया था। फिर हम देखते हैं कि मिश्रित राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण होता है इस काल में, क्योंकि हम स्थानीय स्तर पर देखते हैं कि हिंदू खुद मुकद्दम चौधरी जो अधिकारी थे प्रशासन का कार्यभार देख रहे थे, तो प्रांतीय और केंद्र स्तर पे जो सुल्तान और इक्तेदार थे। फिर जो हिंदुओं के दैवी राजा में देवत्व का आरोपण था, जो राजा में देवत्व की शक्ति को देखने का प्रचलन था, वह बर्नी के कथन राजस्व सिद्धांत में भी दिखता है कि वह कहता है कि जो सुल्तान है अल्लाह के हृदय का प्रतिबिंब है और वह अल्लाह के कथनानुसार ही अपने शासन का संचालन करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मिश्रित प्रणाली का विकास हुआ प्रशासन में। फिर एक सर्वशक्तिमान सुल्तान की अवधारणा का विकास हुआ जो निरंकुश शासक था, क्योंकि सुल्तान ही राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और सैन्य विभाग का मुखिया था और उसके आदेश ही सल्तनत उसके आदेश ही सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वमान्य होते थे, क्योंकि वह अलाउद्दीन खिलजी स्वयं कहता था आई एम द स्टेट, यानी मैं ही राज्य हूँ, यानी कि राजा की का आज्ञा ही जनता के लिए आदेश हो जाता है। हालांकि लोक कल्याणकारी कार्य भी अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक इत्यादि के कार्यकाल में हमें समकालीन इतिहासकारों द्वारा वर्णन देखने को मिलता है। फिर हम एक सैनिक राज्य जो प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप था, एक सैन्य स्वरूप भी हम देख सकते हैं। फिर क्योंकि मध्यकाल की एक विशेषता थी कि सैन्य संगठन ही सत्ता का आधार हुआ करते थे। फिर जो बलबन है अर्ध सैनिक और अर्ध असैनिक तत्व से अपने सेना का निर्माण किया था, जो भी एक प्रशासनिक स्वरूप का एक की विशेषता थी। इस तरह हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो शासन प्रणाली थी वह इस्लाम के तत्वों पे आधारित थी और इस्लाम में हम निर्वाचन की परंपरा भी देखते हैं, जिसमें प्रतिनिधि द्वारा चुना जाता था, लेकिन बाद में प्रतिनिधियों का चुनाव 1 या 50 व्यक्ति द्वारा भी मान लिया गया और फिर जो सुल्तान था वो अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करने लगा और खुतबा इत्यादि में जब खलीफा इत्यादि और सिखों में खलीफा का नाम ले लेना ही और सुल्तान का नाम ले लेना ही ये मान लिया जाता था कि जनता की स्वीकृति इसमें मिल गई, कि जनता ने स्वीकृति कर दी जब खुतबा और सिखों को स्वीकार करके या राज दरबार में उसकी सहमति प्रकट करके। इस तरह हम देखते हैं कि एक इस्लामिक राज सैद्धांतिक रूप से सल्तनतकालीन जो
प्रशासन है इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित था सैद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप में भारतीय तत्व भी उसमें सम्मिलित थे और सुल्तान परिस्थिति के अनुकूल निर्णय लिया करते थे। जब जो अमीर और उलेमा वर्ग है, उलेमा वर्ग धार्मिक धर्माचार्यों का वर्ग था, विद्वानों का वर्ग था, ये सुल्तान के जो धार्मिक नीति थे उसमें धर्म से, जो राजनीति तत्व थे उसमें धर्म से संबंधित मामलों पे उसे सलाह देते थे और न्यायिक कार्य भी करते थे। और जो अमीर थे वो सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी थे। फिर हम देखते हैं कि ये लोग विद्रोह में शामिल होकर सल्तनत के लिए संकट भी खड़ा किया करते थे। इस रूप में हम देखते हैं कि सल्तनतकालीन जो सुल्तान हुए अपनी प्रशासनिक जरूरतों आवश्यकताओं से उत्प्रेरित होकर अपने प्रशासन को संगठित किए, जिसका आधार इस्लामी था। इस रूप में उसे इस्लामिक राज्य कहा जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इस्लाम के सभी सिद्धांतों का पालन नहीं हो सका। जो कट्टरता का तत्व है वह व्यक्ति विशेष का तत्व था और वह कहीं न कहीं राजनीतिक आर्थिक हितों से भी प्रेरित था। फिर भी इसमें देखते हैं कि हम लोग की हिंदुओं को बहुत ही उच्च अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकार तो प्राप्त ही थे और जो भारतीय राजा थे वो भी विलुप्त नहीं हुए थे, वो भी अपने राज्य क्षेत्र को बनाए हुए थे और अधीनता स्वीकार किए हुए थे। इस रूप में हम देख रहे हैं कि सल्तनत काल में जो मंदिर इत्यादि तोड़े गए तो वह सुल्तानों के धार्मिक कट्टरता को, जो कुछ विशेष सुल्तान हुए उनकी धार्मिक कट्टरता को व्यक्त करता है, लेकिन बहुत सारे शासक उदार और सहिष्णु भी हुए। जो मोहम्मद बिन तुगलक का इसमें नाम लिया जा सकता है। इसके समय में हिंदुओं को उच्च पदों पे भी स्थापित किया गया। इस तरह हम देखते हैं कि प्रशासन में एक सामाजिक समन्वय का तत्व हमें दिखता है और जो दिल्ली सल्तनत काल के समय में विकसित होता रहा। हालांकि धर्मांधता का भी तत्व स्पष्ट रूप से दिखता है और जो मध्यकालीन जो पूरे विश्व का इस समय का परिदृश्य है उसको अगर हम दृष्टिगत करें तो उस समय धर्म का जो प्रभाव था उसको हम इस रूप में अगर देख रहे हैं तो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि इस समय जो दिल्ली सल्तनत का स्थापना और उसका विकास 16वीं शताब्दी तक हुआ, इस बीच में बहुत सारे धार्मिक कट्टरता का तत्व विश्व में देखने को मिलता है, जो कि भारत में भी अगर स्थापित हुआ और कुछ शासकों ने उसको लागू किया। मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का एक तत्व के रूप में इसे देखें, क्योंकि इसे हिंदू मुस्लिम के संघर्ष के रूप में हम नहीं देख सकते, क्योंकि जो प्रशासनिक स्वरूप है वह कहीं न कहीं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों से उत्प्रेरित था और उसमें अगर व्यक्ति विशेष या शासक विशेष के कुछ कृत्य हैं तो वह समाज और प्रशासन और राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि एक मिश्रित शासन प्रणाली का विकास हुआ। हालांकि इस्लाम का भी जो सिद्धांत था कथित रूप से सैद्धांतिक रूप से इस्लामिक तत्व की विद्यमानता देखी जा सकती है। इस तरह एक संक्षेप में हम लोग जो दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप है उसको देखें, और ये चर्चाएं लंबी हो सकती हैं जो कि दिल्ली सल्तनत धर्मनिरपेक्ष था या धार्मिक थियोक्रेटिक था, यानी कि धर्म तंत्र पर आधारित था। एक विवाद का विषय है जिसमें हमें संतुलित दृष्टिकोण ही रखना है और शासक भी संतुलित कार्यों को ही संपादित किए, क्योंकि किसी भी तरह के जो धर्मांतरण या नरसंहार की प्रचुर मात्रा देखने को सल्तनत काल में नहीं मिलती है। सल्तनत काल में राजस्व जो शैशव काल में था तो साम्राज्य उसको विस्तार देने का कार्य किए जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे। और फिर जब हम मुगल काल में आते हैं तो उस समय भी हम देखते हैं कि जो सम्राट अकबर हुआ उसने एक सांस्कृतिक विरासत को, जो सामाजिक संस्कृति को पुष्पित करने वाली सभ्यता को विकसित किया। तो इस रूप में यह चर्चा समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।